तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में जो अपनी फ्रेंड को मारकर उसके डेड बॉडी के साथ सेक्स करता है और सेक्स करने के बाद उसके डेड बॉडी को खा जाता है। ईसाई सगावा, जिसका जन्म 26 अप्रैल 1949 को जापान के कोबे शहर में हुआ था, और ईसाई की फैमिली में उसके फादर अकीरा सगावा जो कि कुरीता वाटर इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे, एंड उसकी मॉम टोमे सगावा जो कि एक हाउसवाइफ थी, और उसका एक छोटा सा भाई भी था जून सगावा। एंड जो उसके ग्रैंडफादर थे वो द असाही शिंबुन के एडिटर भी रह चुके हैं, जो जापान में बहुत बड़ी न्यूज़ पब्लिशिंग कंपनी है। एंड ये सब सुनकर तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि ईसाई बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था। एंड उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जब ईसाई पैदा हुआ तो वो बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि वो एक नॉर्मल हथेली पर भी फिट बैठता था। और ईसाई के इतना छोटा पैदा होने की वजह से उसकी बॉडी हमेशा से वीक रही थी, एंड बड़ा होने के बाद भी उसकी हाइट ज़्यादा कुछ बढ़ी नहीं। ही वॉज 4.9 इंच, और उसके बड़ा होने के बाद भी उसके हाथ पर पतले पतले थे, एंड उसकी स्किन बम्पी थी, और उसके दांत काफ़ी पतले और बारीक थे, जिस वजह से उसे हमेशा से लगता था कि वो काफ़ी अनअट्रैक्टिव दिखता है। और ईसाई बचपन से ही अपने फैंटेसीज में खोया रहता था, और इंट्रोगेटिव होने की वजह से उसके कुछ ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। पर स्कूल में कई बार वो अपने क्लासमेट्स के बारे में भी फैंटेसाइज करता था, और ये जो उसके फैंटेसीज थे वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थे। ईसाई ने खुद वॉइस के इंटरव्यू में कहा था कि एक बार हाई स्कूल में उसने अपने एक क्लासमेट की थाइस को देख लिया था, और फिर ईसाई के मन में उस क्लासमेट की थाइस को खाने का मन हुआ। の時に、ハンサムな男の子の太ももに憧れを抱いた। और ये जो मांसाहारी शौक थे ईसाई की, वो कुछ उसके फैमिली से ही पुश हुई थी, क्योंकि जब ईसाई छोटा था तब उसके अंकल फेस्टिवल्स में मॉन्स्टर के कपड़े पहनते थे और लोगों को मारकर मांस खाने की एक्टिंग करते थे। और ये सब कुछ देखकर ईसाई डरने की बजाय उल्टा खुश होता था, और ये सब उसे बहुत अच्छा भी लगता था। और बड़ा होने के बाद ईसाई को लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और उसने स्कूल के बाद लिटरेचर में डिग्री भी ली थी। और जब ईसाई 23 साल का हुआ तो उसने लिटरेचर पढ़ने के लिए जापान में ही वाको यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। और वाको यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ईसाई ने एक फॉरेन स्टूडेंट को देखा जो दिखने में लंबी थी, और उसके फेस फीचर्स भी वेस्टर्न थे, एंड उसकी स्किन भी स्मूथ एंड सॉफ्ट थी, बिल्कुल ईसाई के अपोजिट, जिस वजह से ईसाई का उस स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जग गया। और फिर ईसाई ने स्टूडेंट का घर फॉलो करा। तब ईसाई को पता चला कि ये स्टूडेंट उसकी दादी के अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में ही रहती है। और ईसाई को इस अपार्टमेंट के बारे में अच्छे से पता था, क्योंकि वो आए दिन वहाँ पे अपनी दादी को विजिट करने जाता था। लेकिन आज वो इस लड़की का पीछा करते हुए वो इस अपार्टमेंट को एक और बार अच्छे से नाप रहा था कि इन फ्यूचर उसे इस अपार्टमेंट से भागने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ईसाई का प्लान उस लड़की को मारने का था। फिर उस लड़की के अपार्टमेंट को देखने के कुछ दिन बाद एक दिन वो रात में उस लड़की के रूम पे गया, और रूम पे जाने के बाद वो सीधा उस लड़की के बेडरूम में चला गया जहाँ पे वो सो रही थी। और वो उस समय शॉर्ट्स में थी, तो उस लड़की के लेग्स को देखकर अचानक से ईसाई के मन में फ्लैश खाने की इच्छा हुई, और उसने अपना हाथ उस लड़की के थाइस पर रख दिया। तभी अचानक से वो लड़की नींद से जग गई, और ईसाई को अपने ऊपर देखकर उसने उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया, और फिर वो चीखने चिल्लाने लगी। तभी उसकी चीख सुनकर वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए, और फिर लोगों ने पुलिस को कॉल करा, और फिर पुलिस आई और ईसाई को उठाकर ले गई। और इस लड़की को भी ये लगा कि ये सिर्फ मेरा यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट करने आया था, लेकिन किसी को भी ईसाई का असली मकसद ना पता होने की वजह से ईसाई को सिर्फ जेल में ही डाल दिया गया। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ईसाई की फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच थी, तो ईसाई के डैड ने उस लड़की को पैसे देकर ईसाई के अगेंस्ट चार्जेस ड्रॉप करवा दिया। तो अब ईसाई का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, जिस वजह से उसे छोड़ दिया गया। ईसाई पुलिस से तो बच गया, लेकिन इस घटना के बाद से वाको यूनिवर्सिटी में उसका नाम खराब हो गया था, क्योंकि सबको पता था कि ईसाई ने क्या करा है। और फिर 26 अप्रैल 1977 में ईसाई ने पेरिस फ्रांस मूव करने की सोची, एंड उसने अपनी पीएचडी फ्रेंच लिटरेचर पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस को ज्वाइन कर लिया।
और यहाँ ईसाई सगावा रेने हार्डवेल से मिला, जो कि हॉलैंड से पेरिस सेम ईसाई की तरह अपनी पीएचडी करने के लिए आई थी और रेने देखने में काफ़ी सुंदर भी थी। ईसाई और रेने ये दोनों क्लासमेट थे एंड स्टडी की वजह से ये लोग काफ़ी बार मिला करते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि एग्जाम्स के दौरान सारे क्लासमेट्स एक दूसरे के घर जाकर स्टडीज करा करते थे। तो रेने को ईसाई पे इतना ट्रस्ट तो था कि वो उसे अपने घर आने देती थी, लेकिन ईसाई रेने को जब भी देखता था तो उसे उसके पुराने थॉट्स याद आने लगते थे। और फिर ईसाई ने अपने उन थॉट्स को पूरा करने के लिए धीरे धीरे उसने रेने का ट्रस्ट गेन करा और फिर वो बस एक मौके का इंतज़ार करने लगा। 11 जून 1981 ईसाई ने रेने को लंच और स्टडी के लिए अपने घर बुलाया और जब रेने उसके घर पहुंची तो ईसाई ने दरवाज़ा खोला और जब उसने रेने को देखा तो उस समय रेने बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रही है। तो ईसाई ने सोचा कि अगर आज मैं रेने को खा जाऊँ तो शायद से उसकी ये रेडिएटिंग एनर्जी मेरे अंदर भी आ जाएगी। और फिर ईसाई ने रेने को अंदर आने के लिए कहा और उसे वहाँ पर लगे एक डेस्क की तरफ जाने के लिए कहा। और जैसे रेने उस डेस्क पर बैठी और अपने बुक्स निकालने लगी तभी ईसाई अपने पीछे एक कबोर्ड की तरफ बढ़ा और उसने कबोर्ड से कुछ निकाला और रेने की तरफ बढ़ने लगा। इस टाइम पे रेने और ईसाई एक दूसरे से बात तो कर रहे थे लेकिन एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। और तभी ईसाई रेने के पीछे आया और उसने रेने के सर के पीछे गन का नोजल रखा और रेने उससे पहले कुछ कर पाती कि ईसाई ने सीधे गोली चला दी। それでも引き金を引いてしまいました。でずっと彼女は声がしてたんです。ピタッと当然その声が止んで、まず前向きに潰せになって、それから椅子ごと後ろに倒れ。रेने को गोली मारने के बाद ईसाई को डर लगने लगा एंड वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। और जब थोड़ी देर बाद ईसाई को होश आया तो वो उठा और थोड़ी देर सोचने के बाद ईसाई ने ऐसी खून भरी स्टेट में भी रेने की बॉडी के साथ सेक्स करा और सेक्स करने के बाद ईसाई ने रेने की बॉडी को खाना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू ईसाई उसने पहले रेने का राइट एस चीक और फिर थाइस खाया। पतले और बारीक दांत होने की वजह से जो बॉडी पार्ट्स उससे खाए नहीं गए उसे उसने काट कर फ्रिज में रख दिया। और जब कुछ टाइम बाद उस डेड बॉडी से बदबू आना शुरू हो गई तब ईसाई ने 2 बैग्स तैयार करा और उन दोनों बैग्स में उसने उस डेड बॉडी को रखा और एक कैब बुक कर पास ही के पार्क में पहुंचा। और उस पार्क में एक लेक भी था जिसमें ईसाई ने उन डेड बॉडीज को फेंकने की सोची। और जब ईसाई उस पार्क में पहुंचा तब शाम हो रही थी, जिस वजह से पार्क में काफी लोग टहल रहे थे। और फिर भी ईसाई उन दोनों बैग्स को लेकर पार्क में एंटर हो गया। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ईसाई बचपन से ही बहुत कमजोर था, जिस वजह से जैसे तैसे कर उसने उन दोनों बैग्स को लेक के पास में लाया और लेक के पास में वो उन दोनों बैग्स को रखकर आगे बढ़कर गहरी सांस लेने लगा। और जब ईसाई उस लेक की तरफ देखकर गहरी सांसें ले रहा था तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, क्या ये बैग्स तुम्हारे हैं? और जब ईसाई ने पीछे मुड़कर देखा तो ईसाई ने पाया कि एक आदमी उन दोनों बैग्स के पास में खड़ा है और ईसाई से पूछता है कि क्या ये बैग्स तुम्हारे हैं? ईसाई रिप्लाइड नो। और तभी उस आदमी ने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस के आने से पहले क्यूरोसिटी में उस आदमी ने उन दोनों बैग्स को खोल दिया। और उस आदमी को उन बैग्स में रेने की बॉडी 2 टुकड़ों में मिली। और ये देखने के बाद वो आदमी डर कर नीचे गिर गया और उसे गिरता देखकर एक लेडी वहां आई और उन बैग्स को देखकर उसकी भी चीखें निकल गई। और तब ये सब कुछ देखकर ईसाई को पता चल चुका था कि उसका प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि हर एक बीतते सेकंड के साथ साथ वहां पर लोग इकट्ठा होते जा रहे थे। और इतने सारे लोगों को देखकर ईसाई चुपचाप उस पार्क से निकला और सीधे अपने घर चला गया। और जब अगले दिन उसने इस घटना को न्यूज चैनल्स में देखा तब उसे पता चल गया कि वह फंस चुका है, क्योंकि उस बैग में उसके फिंगरप्रिंट्स थे और उसे उस आदमी ने भी उन बैग्स के साथ में देखा था पार्क में। तो अब ईसाई को डर था कि पुलिस कभी भी पहुंच सकती है उसे अरेस्ट करने के लिए। और उन बैग्स को पार्क में रखने के 3 दिन बाद ही फ्रेंच पुलिस ईसाई के घर में घुसी और ईसाई को उसके घर से ही अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट होने के बाद ईसाई बिल्कुल शांत था। और अरेस्ट होने के बाद जब ऑफिसर्स ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों करा है तो ईसाई ने कहा कि मुझे बस इसका मांस खाना था और कुछ नहीं। और पेरिस में जिन भी लोगों को इस मर्डर के बारे में पता चला वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी वो ईसाई को सीधे मारना चाहती थी। लेकिन ईसाई एक फॉरेन स्टूडेंट था और एक जापानीज आदमी का पेरिस में होने की वजह से ये केस लगभग 2 साल तक चला। और ईसाई के डैड ने दोबारा अपने पैसे के पावर के थ्रू अपने बेटे को डिफेंड करा और ईसाई के लॉयर्स ने पेरिस में रहते हुए भी ईसाई को मेंटली इंसेन साबित कर दिया, जिसकी वजह से कोर्ट उसके किसी भी स्टेटमेंट को फैक्चुअल वे में नहीं ले सकता एंड ईसाई अपनी पनिशमेंट से बच गया। और
ईसाई को जेल की बजाय पेरिस के एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। और जब ईसाई इस मेंटल असाइलम में था तो दोबारा उसके डैड के थ्रू उसे उस मेंटल असाइलम से भी बाहर निकाल लिया गया। एंड ईसाई के जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे उन सबको सील करवा दिया गया ईसाई के डैड के थ्रू। और पेरिस में इंसेन साबित होने की वजह से ईसाई के क्रिमिनल चार्जेस भी ड्रॉप हो गए थे। तो अब उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, वो बिल्कुल फ्री था, जिस वजह से वो वापस जापान आ गया था अपनी फैमिली के पास। और जापान में आने के बाद भी जापानीज लोगों को घिन आती थी ईसाई से, बट सारे एविडेंस सील होने की वजह से जापानीज लॉ के पास भी कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि वो उस पर केस कर सके, जिस वजह से सबको पता था कि ईसाई ने क्या करा है, यहाँ तक कि उसने खुद कन्फेस किया था कि उसने क्या किया है। तो ये सब कुछ होने के बाद ईसाई ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने डैड के पैसों से गुजारी, क्योंकि उसका नाम मर्डर से जुड़ा था, इसीलिए उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था। फिर कुछ सालों बाद ईसाई ने उस मर्डर का यूज़ करके पैसे कमाने की सोची और ईसाई ने एक बुक, कुछ फिल्म और वॉइस इंटरव्यू भी करा था एंड कई सारे डायरेक्टर्स से मिलने के थ्रू अडल्ट वीडियोस में भी आ चुका था। और अपनी मूवीज़ एंड बुक्स में वो अपने आप को ऐसा दिखाता था जैसे उसकी कोई भी गलती नहीं थी, और इतना सब कुछ उसकी बस ह्यूमन फ्लैश खाने की इच्छा की वजह से हुई थी। और ईसाई की मौत निमोनिया की वजह से अपने ही डैड के पैसों से खरीदे हुए आलीशान हॉस्पिटल में हुई थी। और अगर मैंने किसी भी नाम को गलत प्रोनाउंस किया होगा तो उस चीज़ के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि सारे के सारे नाम जापानीज एंड पेरिस के कॉलेज के थे। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो जो तुम्हें पहले नहीं पता था और ये वीडियो तुम्हें जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।